क्लास में पोटी करने वाली टीचर। नैन्सी को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वो स्कूल में भी अपने खाने पीने का एक अलग से ही थैला लेकर जाती थी। अरे नैन्सी, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल में? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं तो ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नैन्सी, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही नैन्सी आज अपना खाने का थैला लेकर स्कूल पहुँचती है। नैन्सी को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगती है। इंग्लिश की टीचर सोनल कोमल मैडम को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ सोनल मैडम? अरे कोमल, तुमने उस मोटी नैन्सी मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर नैन्सी अपना बैग लिए क्लास में पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नैन्सी भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। अरे यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। वो क्लासरूम में बैठे बैठे ही चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे नैन्सी मैडम की तरफ ही देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक नैन्सी अपना चाय और नाश्ता भी खत्म कर लेती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को तो निबंध लिखने में अभी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग में से कुछ फ्रूट्स निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर नैन्सी मैडम को दिखाने लगते हैं। नैन्सी बच्चों का कॉपी चेक करती है और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट्स तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। हाँ, चिप्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग से आलू के चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे नैन्सी मैडम को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती है। जूली, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नैन्सी मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। जूली और सोना, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपनी कॉपी लेकर आओ। अगर सही से तुमने निबंध नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। जूली, नैन्सी मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना। मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। नैन्सी मैडम कॉपी चेक कर रही थी, तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। नैन्सी अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली जाती है। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे नैन्सी, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं बस राजमा चावल लेकर आई हूँ। नैन्सी जल्दी से अपने बैग में से 4 डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें 2 डब्बे में चावल और 2 डब्बे में राजमा होता है। अरे ये 2-2 डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगती है। सभी टीचर लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन नैन्सी मैडम खाते ही रहती है और सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से 2 गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। नैन्सी रोज ही इतना खाना खाती थी। वो रोजाना 5 तरह के फल खाती है, नमकीन बिस्किट खाती। एक दिन तो वो नाश्ते में 8 आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई थी। इतना सब खाने के बाद भी नैन्सी का पेट नहीं भरा। वो क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही नैन्सी मैडम अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी से कटोरी भर के नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद, अरे ये मेरे पेट में गुड़गुड़ कैसी हो रही है?
नैन्सी मैडम के पेट से गुरगुर की आवाजें आने लगती है और उसे खट्टी खट्टी डकारें भी आने लगती है। थोड़ी देर बाद नैन्सी मैडम को बहुत तेज पोटी का प्रेशर बनता है और वो दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरी क्लास की टीचर भी नैन्सी को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है, तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो गया। नैन्सी के पोटी करने का आवाज बाहर तक आ रहा था और वो दूसरे क्लास के बच्चे और टीचर को भी सुनाई दे रहा था। पूरे स्कूल में बहुत ही गंदी बदबू फैल जाती है। इधर नैन्सी काफी देर तक टॉयलेट में बैठे बैठे पोटी करती रहती है। कल रात मैंने ढेर सारे छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी नैन्सी बाहर नहीं आती तो सफाई करने वाली शांति काकी उसे आवाज लगाती है। नैन्सी मैडम, कितना टाइम लगाइएगा? हमको सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, अभी निकलती हूँ। उसके बाद नैन्सी टॉयलेट के बाहर आती है और हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैडम आपने जो मुझे होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है। वो मुझे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दीजिए। तभी नैन्सी उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में फिर से तेज तेज गुरगुर होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है। वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ भागती है, लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि बाहर ही उसकी पोटी निकल जाती है और वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंचती है। उसने पूरा फ्लोर पोटी से गंदा कर दिया था। पूरा स्कूल पोटी की बदबू से परेशान हो गया था। छी, अरे यहाँ किसी ने पोटी करी है। छी छी, जरूर ये पोटी नैन्सी मैडम ने की है, क्योंकि अभी अभी वही यहाँ से भागते हुए टॉयलेट में गई है। इधर नैन्सी को खूब मोशन होता है। वो जैसे ही उठकर हाथ धोने लगती, उसे फिर से पोटी आ जाती और वो जोर जोर से आवाज कर करके पोटी कर रही थी। बाहर सभी पोटी की बदबू से परेशान होकर क्लास छोड़कर बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर ये बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुँच जाती है और वो अंदर आकर देखती है तो गुस्सा हो जाती है। ये किसकी करतूत है? किसने की है इतनी गंदी हरकत? और किसकी होगी? उसे भूखकर नैन्सी की है, जो पूरे दिन क्लास में बैठकर ठूसती रहती है। अब इतना खाएगी तो लूज मोशन तो होगा ही ना। अब इनकी वजह से पूरा स्कूल परेशान हो गया है। अब हम लोगों से यहाँ 1 मिनट और नहीं रुका जा रहा। प्रिंसिपल मैडम ने शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई। नैन्सी कहाँ है? मैडम जी, वो तो जब से टॉयलेट में ही बैठी है। ठीक है, जाओ और उसे बुला कर लाओ। शांति काकी उसे बुलाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि नैन्सी वहीं टॉयलेट के फर्श पर बेहोश होकर गिरी हुई है। वो प्रिंसिपल मैडम को वहाँ बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम स्कूल प्रशासन की मदद से नैन्सी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। देखिए, काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मुझे जल्दी ही इनको ग्लूकोज चढ़ाना होगा। अस्पताल में भी नैन्सी को लूज मोशन होता जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड और गद्दे भी नैन्सी की वजह से खराब हो गया था। कुछ देर इलाज के बाद नैन्सी का लूज मोशन सही हो जाता है और उसे होश आ जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने डॉक्टर, प्रिंसिपल मैडम, बाकी स्कूल के बच्चे खड़े थे। नैन्सी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, नैन्सी जी, आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे रहना पड़ेगा। उसके बाद भी अब आपको हल्का और सादा खाना ही खाना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी। आज मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। ओवर खाने की आदत की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, हमेशा सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हमें उम्मीद है कि अब आप आगे से खाने पीने का खास ध्यान रखेंगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगी, क्योंकि सेहत ज्यादा खाना खाने से नहीं बनती, इसलिए उतना ही खाना चाहिए जितने की जरूरत हो। गर्मी में जादुई नारियल पानी का स्विमिंग पूल। बेलापुर नाम के एक छोटे से गांव में गरीब लोग गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनके गांव में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा करती थी
और उन लोगों के पास इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इसलिए आज भी गांव के चौराहे पर खड़े कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, इस साल तो गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं मुखिया के घर पे बने स्विमिंग पूल में जाकर दिन भर तैरता ही रहूं। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई। वो घमंडी मुखिया अपने परिवार के सिवा और किसी को भी स्विमिंग पूल में घुसने तक नहीं देता, तो हम जैसे गाँव के गरीब लोगों को कहाँ से घुसने देगा। अरे शुक्र मनाओ मनोज भाई का, जो हमें इतनी गर्मी में भी ठंडा ठंडा नारियल पानी निकाल के पिला रहा है, वरना हम लोगों का इस गर्मी में बुरा हाल हो जाता। हाँ मनोज भाई, आपके नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीकर तो इस गर्मी में हम लोगों को राहत मिल जाती है, वरना हम गरीबों के नसीब में ठंडा ठंडा नारियल पानी पीना कहाँ लिखा है। वैसे मनोज भाई, तुम्हारे खेत में इस बार नारियल के पेड़ तो लग गए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, नारियल पानी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और ना ही हमारे गाँव में इसकी ज्यादा पैदावार होती है। हाँ मनोज भाई, इसलिए तुम्हें अपने नारियल बेचने हो तो शहर जाकर बेचना। सुना है शहर के लोगों को नारियल पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह कुछ दिन बाद मनोज के खेत में नारियल के पेड़ पर बहुत सारे हरे भरे नारियल लग जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि मनोज के नारियल के पेड़ पर जो नारियल लगे हुए थे वो साइज में काफी बड़े होते हैं, और ये देखकर मनोज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसलिए वो सबसे पहले एक नारियल तोड़कर अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी कीर्ति को नारियल पानी पीने के लिए देता है, क्योंकि कीर्ति को नारियल पानी पीना बहुत पसंद था। इसलिए वो अपने पिता से कहती है, अरे वाह पिताजी, ये नारियल पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा और मीठा है। मुझे तो इतनी गर्मी में इतना ठंडा नारियल पानी पीकर मजा ही आ गया। हाँ बेटी, इस साल हमारे नारियल के पेड़ पर बहुत ही बड़े और हरे भरे नारियल लगे हैं, इसलिए मैं कल ही शहर जाकर अपने कुछ नारियल पानी बेच आऊंगा। इतना कहकर मनोज अगले दिन से ही शहर जाकर अपने नारियल पानी बेचने लगता है, और कुछ नारियल पानी वो अपने गाँव के लोगों को भी बेचता है, और उसके नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीकर गांव के लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी बीच मनोज की अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है, और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन गुजार रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन जब मनोज नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा होता है, उसी बीच मनोज का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों में काफी चोटें आती है और वो पैरालाइज हो जाता है। और अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी सावित्री अपना घर चलाने के लिए गर्मी की करकराती धूप में इधर से उधर घूमकर नारियल पानी बेचने लगती है। और जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने पति से कहती है, अरे देखिए जी, आज मैंने पहले ही दिन कितनी अच्छी कमाई कर ली है। आपको पता है, हमारे सारे नारियल पानी बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है सावित्री, जो नारियल बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल गए। अब तुम इन पैसों से घर का राशन ले आओ। मनोज की बात सुनकर सावित्री उन पैसों से घर का राशन भरवा लेती है, और वह इसी तरह हर रोज गर्मी की दोपहर में गली गली घूमकर नारियल पानी बेचने लगती है। तभी एक दिन कीर्ति भी अपनी माँ के साथ नारियल पानी बेचने जाती है, और वापस घर लौटते समय कीर्ति की नजर मुखिया के घर के बाहर बने स्विमिंग पूल पर जाती है, जिसे देखकर कीर्ति अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने का, तो क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना वो मुखिया कितना घमंडी है, इसलिए तुम चुपचाप से मेरे साथ घर चलो। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कीर्ति उदास होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस स्विमिंग पूल पर ही रहता है, और इतनी गर्मी में उसके घर में कोई भी पंखा न होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसलिए वो मन ही मन सोचती है, काश हमारे घर के आंगन में भी एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होता, जिसमें मैं दिन रात तैर सकती और मुझे इस गर्मी का एहसास भी नहीं होता। अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर सावित्री कहती है, हे भगवान,
काश मैं अपनी बेटी के इस ख्वाहिश को भी पूरा कर पाती, लेकिन इस गरीबी में मैं भला क्या ही कर सकती हूँ। सावित्री इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके घर में पड़े एक नारियल पानी के ऊपर जाती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दुकान से एक खाद खरीद कर लाती है, जो वो उस नारियल पानी के चारों तरफ लगा देती है। और अगले दिन ही वो नारियल पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और सावित्री उसे काटकर एक स्विमिंग पूल का आकार बना देती है, जिसके बाद वो बड़ा सा नारियल पानी एक स्विमिंग पूल में बदल जाता है। और ये देखकर कीर्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या बात है माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया, नारियल पानी का इतना बड़ा स्विमिंग पूल, ये तो दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब तो मैं इसमें जी भर के नहा सकती हूँ और इसका ठंडा ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा सकती हूँ। इतना कहकर कीर्ति फटाफट से उस नारियल पानी के बने स्विमिंग पूल में जाकर तैरने लगती है और उस नारियल पानी का मीठा पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा लेती है और साथ ही साथ वो अपनी सारी सहेलियों को भी अपने नारियल पानी के बने स्विमिंग पूल में तैरने के लिए बुला लेती है। और इसी तरह से गांव के कुछ और लोग भी सावित्री को अपने घर के आंगन में इसी तरह का स्विमिंग पूल बनाने का ऑर्डर देने लगते हैं, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगते हैं। और इसी तरह वे अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है और अब वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। मरी हुई माँ का मखमली गाउन। बहुत समय पहले की बात है, रौनकपुर नाम के एक गांव में शीतल अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। शीतल दिखने में बहुत ही काली थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन अचानक शीतल को हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शीतल के पति गणेश अपनी बेटी सरिता का अकेले ही ख्याल रखता था। गणेश एक होटल में नौकर का काम किया करता था और उसी से अपनी बेटी सरिता का भी देखभाल करता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन गणेश काम के लिए होटल पे जा रहा था, तभी एक कार वाले ने गणेश को धक्का मार दिया और वहीं पर गणेश की भी मृत्यु हो गई। अब सरिता बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी सरिता के चाचा चाची उसके पास आते हैं और सरिता को अपने घर लेकर चले जाते हैं। सरिता की चाची उर्मिला बहुत ही कठोर दिल औरत थी। उर्मिला सरिता से अपने घर का सारा काम करवाती, झाड़ू पोछा से लेकर किचन तक का सारा काम सरिता से ही वो करवाया करती थी। उर्मिला सरिता को पूरे दिन में बस एक बार ही खाना देती। तभी एक दिन सरिता की चाची सरिता से कहती है, अरे ओ सरिता की बच्ची, इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? तुम्हें पता नहीं है आज मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है, तो तू घर की अच्छे से सफाई कर ले और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना। और हाँ, खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ठीक है चाची जी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी और मैं खाने की तरफ देखूंगी भी नहीं, लेकिन जो आप मुझे रूखा सूखा खाने को देती है वह तो दे देना, मैं उसी से अपना पेट भर लूंगी। आपने मुझे अपने घर में रखा है, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें घर में रख लिया है, यही बहुत है, वरना अभी तुम रोड पर भीख मांगती फिरती। चल जा, अब जाकर अपने काम पर लग जा। सरिता सारा दिन घर का काम करती और अपनी चाची का डांट भी सुनती। शाम हो जाने के बाद उर्मिला की बहन आ जाती है। उर्मिला और उसकी बहन निर्मला दोनों बहनें बहुत मस्ती करती है और दोनों बहनें एक साथ मजे से खाना खाती है। उर्मिला और निर्मला के खाना खाने के बाद सरिता अपने चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए चाची जी। क्यों रे मनहूस, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अभी मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ? अपनी मनहूस शक्ल लेकर कहीं भी उठकर आ जाती है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ऐसा कहकर उर्मिला गुस्से में उठती है और एक दिन पहले की बासी रोटी सरिता के मुंह पर फेंक देती है
और कहती है, मनहूस कहीं की, ये ले रोटियां और भर ले अपना पेट और दोबारा डिस्टर्ब करने मेरे पास मत आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता अपनी चाची की दी हुई सूखी रोटियां बहुत ही मुश्किल से खाती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद सरिता रोजाना की तरह काम पर लग जाती है। उर्मिला और निर्मला दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और निर्मला अपनी बड़ी बहन उर्मिला से कह रही थी, दीदी आपको पता है हरिपुर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए तो आई हूँ कि मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर ही आना है। और आप तो मेरी सुंदरता को जानती ही हो कि मैं कितनी सुंदर हूँ। लेकिन दीदी उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ गाउन पहनकर ही जा सकते हैं, तो आपको मुझे एक गाउन दिलवाने होंगे। तो दीदी आप जीजा जी से बोलकर मुझे एक बढ़िया सा गाउन दिलवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी छोटी बहन, तुम मेरी सबसे छोटी बहन हो और सबसे प्यारी और सुंदर भी हो। मैं तुम्हें गाउन जरूर दिलवा दूंगी, वह भी अच्छे ब्रांड का। और देखना इस ब्यूटी कंपटीशन में तो तुम ही जीतोगी। दोनों बहनों को आपस में बातें करते हुए सरिता भी सुन लेती है। सरिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वह भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती थी। तभी सरिता मन में सोचती है, हाँ मैंने भी न्यूज़पेपर में देखा है हमारे गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना तो चाहती हूँ, पर पता नहीं चाची जी मुझे गाउन दिलवाएंगी भी या नहीं। कोई बात नहीं, एक बार चाची जी से बात करके देखती हूँ। वैसे चाची जी दिल की बुरी नहीं है, हो सकता है वह मुझे भी एक गाउन दिलवा दे। यह सोचकर सरिता अपने चाची उर्मिला के पास जाती है और उनसे बोलती है, चाची जी मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे भी एक मखमली गाउन दिलवा दीजिए ना। ब्रांड का ना सही, एक सिंपल सा ही दिलवा दीजिए, क्योंकि ब्यूटी कंपटीशन में गाउन पहनकर ही जाना है। मेरा बहुत मन है ब्यूटी कंपटीशन में जाने का, प्लीज चाची जी। क्या दीदी, तो आप इस नौकरानी को गाउन दिलवाओगी और मेरे सामने इसे ब्यूटी कंपटीशन में खड़ा होने का मौका दोगी? वैसे तो मेरी सुंदरता के सामने कोई टिक नहीं सकता। फिर यह नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर यह नौकरानी किस खेत की मूली है? लेकिन दीदी इस नौकरानी के अंदर बहुत ही हिम्मत है जो आपसे गाउन मांग रही है। दीदी आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? वैसे आपने भी अपने नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, इन्हें अपनी असली औकात क्यों नहीं दिखाती हैं आप? अरे हाँ मेरी प्यारी बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ही इस मनहूस को कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। कुछ नहीं कहती तो सर पर चढ़कर बैठ गई है। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझसे गाउन मांगने आई है, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। रुक जा, तुझे मैं अभी तेरी औकात दिखाती हूँ। ऐसा कहकर उर्मिला सरिता की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस कहीं की, तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, और नौकरानी की तरह रहा कर। महारानी को गाउन चाहिए, वो भी ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए। आज के बाद अगर मेरे से कोई भी फरमाइश की तो घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। अब खरे खरे मेरा मुंह मत देख, जा मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। मनहूस कहीं की, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब मेरे पल्ले पड़ी हुई है। अरे दीदी छोड़ो भी, अब आप इस नौकरानी की वजह से अपना खून क्यों जला रही हो? चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं और गाउन खरीद कर लाते हैं। उर्मिला और निर्मला शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरिता बहुत रोती है। उर्मिला ने सरिता की बहुत पिटाई की थी। तभी सरिता अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और जोर जोर से रोती है। माँ, पिताजी, आप देख रही हो ना मेरी किस्मत कितनी खराब है। आप दोनों तो मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से रह रहे हो और यहाँ मैं नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है। मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती। अगर आप आज जिंदा होती तो मैं इस ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाती और जीत कर भी आती। मैं ब्यूटी कंपटीशन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास गाउन ही नहीं है। माँ, अगर आप जिंदा होती
तो कितना अच्छा होता, मेरा हर एक सपना पूरा होता। मुझे कभी किसी की पिटाई सहन नहीं करनी पड़ती और ना ही किसी का अत्याचार सहना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो माँ? ऐसा बोलकर सरिता बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी सरिता को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सरिता की माँ की तस्वीर से ही आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कंपटीशन में जरूर जाएगी मेरी बच्ची, और तेरा हर एक सपना जरूर पूरा होगा। मैं जानती हूँ तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कंपटीशन में जाने का। जब तुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाने का मौका मिला है तो तू पीछे नहीं रहेगी। मेरी बच्ची, तुझे एक गाउन की जरूरत है ना? तो आज तेरी ये माँ तुझे एक जादुई मखमली गाउन देती है। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती हो? मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर माँ। सच में माँ, आप मुझे जादुई गाउन दोगी और मैं ब्यूटी कंपटीशन में जा सकती हूँ? सच में माँ, ऐसा हो सकता है? सच में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। माँ से अच्छा कोई नहीं होता। मेरी प्यारी बच्ची, तेरा जादुई गाउन तेरे अलमारी में रखा है। जा, उस अलमारी को खोल कर देख। उसके अंदर एक जादुई मखमली गाउन रखा है। तो उस ब्यूटी कंपटीशन में उसे ही पहन कर जाना और देखना, इस ब्यूटी कंपटीशन को तो तू ही जीतेगी। सरिता अपने माँ के कहने पर अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर जादुई मखमली गाउन रखा होता है, जिसे देखकर सरिता बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और निर्मला भी शॉपिंग से वापस आ जाती है और वह भी एक सुंदर सा गाउन लेकर आती है, लेकिन जादुई मखमली गाउन के सामने उसका गाउन कुछ भी नहीं था। दीदी, ये कलमुही सरिता कहाँ है? हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए। अरे ओ कलमुही सरिता, हम दोनों शॉपिंग से वापस आ गए हैं। हमारे लिए फ्रेश जूस लेकर आ। उफ़ो निर्मला, बाहर कितनी गर्मी थी, मैं तो गर्मी के मारे मर ही गई। सरिता उर्मिला और निर्मला के लिए फ्रेश जूस लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कंपटीशन था। उर्मिला और निर्मला ब्यूटी कंपटीशन में चली जाती है और सरिता उनके जाने के बाद अपनी जादुई मखमली गाउन को पहनकर पीछे से ब्यूटी कंपटीशन में जाती है। जादुई मखमली गाउन पहनते ही सरिता पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ब्यूटी कंपटीशन में हर किसी की नजर सरिता पर ही थी, क्योंकि सरिता का मखमली गाउन बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और सरिता भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सरिता उस ब्यूटी कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर उर्मिला और निर्मला आग बबूला हो जाती है। घर आने के बाद उर्मिला सरिता से कहती है, क्यों रे मनहूस, जब तेरे पास इतना सुंदर मखमली गाउन था तो तू मेरे पास क्यों आई थी? अब सच सच बताना, तेरे पास ये जादुई मखमली गाउन कहाँ से आया? चाची जी, ये जादुई मखमली गाउन मेरी माँ ने मुझे दिया है और यह कोई मामूली गाउन नहीं है, ये तो जादुई मखमली गाउन है। इस जादुई मखमली गाउन को जो भी पहनेगा वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। माँ ने मुझे ऐसा ही बताया था। दीदी, ये कह तो बिल्कुल सच ही रही है। जब इस नौकरानी ने यह जादुई मखमली गाउन पहना तो यह इतनी सुंदर हो गई। आपको इससे यह जादुई मखमली गाउन छीन लेना चाहिए और इस जादुई मखमली गाउन पर आपका और मेरा हक होना चाहिए, और इसे पहनकर हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे और अमीर भी। इसके बाद हम इस नौकरानी को यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। दीदी, इस जादुई मखमली गाउन को पहनकर मैं एक बड़े से कंपटीशन में जाऊंगी, फिर वहाँ कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता। उर्मिला निर्मला की बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और उर्मिला सरिता से वो जादुई मखमली गाउन छीनकर निर्मला को दे देती है। जैसे ही निर्मला जादुई मखमली गाउन को पहनती है तो निर्मला बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, जिसे देखकर उर्मिला चौंक जाती है। तभी उस जादुई मखमली गाउन से एक आवाज आती है,
यह जादुई मखमली गाउन है। ये गाउन अच्छे लोगों के काम ही आता है, बुरे लोगों के काम नहीं आता। तुमने बेचारी सरिता के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। उर्मिला, इसकी सजा तुम्हारी बहन निर्मला को मिल गई। अब तुम्हारी बहन निर्मला हमेशा के लिए बदसूरत ही रहेगी और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। और तभी जादुई मखमली लहंगे में से एक रोशनी आती है और उर्मिला भी उस रोशनी की वजह से बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद सरिता उर्मिला से वह जादुई लहंगा वापस ले लेती है और उर्मिला के घर से हमेशा के लिए चली जाती है। सरिता जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और जादुई गाउन से एक बढ़िया सा घर बनाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।